हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हॉरर स्टोरीज इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जाकर हमारी दूसरी कहानियाँ ज़रूर देखें और सुनें। आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप का नंबर है और इंस्टाग्राम का लिंक है। अगर आप में से कोई हमें अपनी कहानियाँ भेजना चाहता है तो उस लिंक पर क्लिक करके हमें अपनी कहानियाँ भेज सकता है। दोस्तों, काफ़ी समय से मैं बहुत परेशान था, जिस वजह से मैं अपने चैनल पर कहानियाँ अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब से इस चैनल पर कहानियाँ रेगुलरली आएगी। तो चलिए आज की पहली कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अंजलि है। मैं वैसे तो नॉर्थ इंडिया के रहने वाली हूँ, लेकिन किसी काम की वजह से मुझे नॉर्थ ईस्ट में जाकर कुछ दिन बिताने थे। दरअसल हमें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए मैं वहाँ पर गई हुई थी। नॉर्थ ईस्ट में मेरे ही कॉलेज में पढ़ी हुई एक लड़की भी थी जो कि नॉर्थ ईस्ट में रहती थी। मैंने उसे कॉल किया। उसने मुझे बताया कि ठीक है, तू आ जा, तेरे रहने का मैं बंदोबस्त कर दूंगी। दोस्तों, ये घटना 2015 नवंबर के महीने की है। मैं उसके पास चले गई। जैसा कि आप काफ़ी लोग जानते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पे काले जादू होते हैं। मेरी फ्रेंड जब मैं वहाँ पहुँची तो उसने मुझे बताया कि काले जादू के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी आत्माएं भटकती है, भूत प्रेत है। तो मैंने एकदम आश्चर्य से उससे पूछा कि आत्माएं क्यों, यहाँ तो काला जादू होता है। वो हंसने लगी, कहने लगी कि काले जादू में भी कई बार आत्माओं की मदद ली जाती है, इसी वजह से यहाँ पर आत्माओं का भी वास है। उसने मुझसे कहा कि देख, तुझे एक एरिया के बारे में बताती हूँ। वो एरिया हमारे घर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर था। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए उस एरिया में कभी मत जाना। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों, वहाँ क्या है, वो कहने लगी कि वहाँ पर कई सारी आत्माओं का वास है, ऐसा लोगों का मानना है। और अभी कुछ समय पहले 3 दोस्त वहाँ पर गए हुए थे। पता नहीं क्या काम से गए थे, या पार्टी के लिए या किसी काम से, लेकिन अगले दिन सुबह वो तीनों की लाश वहाँ से मिली। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी हुआ, लेकिन उन लोगों को कोई भी सबूत नहीं मिला। कहते हैं कि वो 3 दोस्तों के घर वालों में से एक लड़के की माँ ने एक तांत्रिक बाबा को बुलाया और उसने उनसे पूछा कि आप बताओ यहाँ पर क्या था, किस वजह से मेरे बच्चे मारे गए। जब वो लोग वहाँ पर गए तांत्रिक को लेकर, तभी तांत्रिक ने क्रिया करते समय कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। उसका कहना ये था कि ये लोग जिस जगह पर बैठकर पार्टी कर रहे थे या कुछ बात कर रहे होंगे, वहीं पर अचानक से इन लोगों ने एक बहुत बड़े शरीर वाले व्यक्ति को देखा, जिसका शरीर कुछ अजीब सा था। उसके बाद तांत्रिक ने बताया कि उसका शरीर लगभग 8 से 10 फुट लंबा और बहुत ज़्यादा चौड़ा। उसके सर पर सींग लगी हुई थी, जैसा लग रहा था कि कोई शैतान आ गया हो। इसी के साथ उसने बहुत सारी बात बताया। उसका कहना यह भी था कि उसने उसी के बच्चे की आत्मा को बुलाकर उससे ये सब सवाल पूछे, और फिर जब वो लोग जाने लगे तब उस बच्चे की माँ ने तांत्रिक से पूछा कि मेरे बच्चे की आत्मा की शांति के लिए क्या करना होगा। वो तांत्रिक कहने लगा कि अभी मैं वो सब बाद में बताऊंगा, फिलहाल बस इतना समझो कि तुम्हारे बच्चे की आत्मा इधर ही कैद है, वो यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। ये कहकर वो चला गया। उसके बाद अंजलि की दोस्त ने उसे बताया कि तब से यहाँ पर वो 3 बच्चों की आत्मा भी रहती है। अंजलि का ये कहना था कि ये सारी बात सुनकर वो थोड़ा घबरा तो गई, लेकिन उसने मन ही मन खुद से ही कहा कि मुझे तो मेरा काम करना है, और बस वैसे भी वो 3 ही महीने के लिए वहाँ थी। 3 महीने में तो मुझे वापस निकल जाना है। फिर उसका कहना ये था कि वो 3 महीने तक वहीं पर रही, लेकिन इस बीच उसके साथ कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। दोस्तों, जिस घर में अंजलि रुकने वाली थी वो घर बाकी बस्ती से कुछ दूरी पर था, लगभग 50 या 100 मीटर की दूरी पर। कहा जाता है कि वो घर खाली रेंट पर ही दिया जाता था, लेकिन पिछले 7 महीने से
वो घर को रेंट पर नहीं दिया गया था और डायरेक्टली अंजलि ही जाकर उसमें रहने लगी। अंजलि का ये भी कहना था कि जब मैं पहले ही दिन वहाँ पर गई तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, मेरा सर भारी होने लगा, बहुत कॉम्पैक्ट फीलिंग आ रही थी। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत दूर से थक कर आई हूँ, शायद इस वजह से मेरे साथ ये सब हो रहा है। लेकिन वो गलत थी। रात के समय जब अंजलि सोई तब उसे यूं लगा कि उसके आसपास चारों ओर कोई बहुत तेज़ी से चक्कर काट रहा है और ऐसा लग रहा था कि वो आत्मा या वो जिन्नात, वो जो भी थे, वो सिर्फ अंजलि को अपने होने का एहसास करवाना चाहते थे। अंजलि एकदम से उठी और अपने चारों ओर देखने लगी। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जैसे ही उसने लाइट का स्विच ऑन किया, सिर्फ 10 सेकंड के लिए लाइट चालू हुई और एकदम से लाइट अपने आप बंद हो गई। अंजलि जाकर दोबारा से स्विच चेक करने लगी, लेकिन इस बार लाइट्स ऑन ही नहीं हुई। शायद काफ़ी समय से वहाँ पर कोई रहने नहीं आया था, इस वजह से कुछ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में फॉल्ट हुआ होगा। अंजलि खुद को यही बात समझाकर दोबारा बिस्तर पर लेटने गई। अंधेरे में लेकिन उसे कुछ बराबर दिख नहीं रहा था। जैसे ही वो अपने बिस्तर पर पहुंची तब उसका पैर किसी के पैर से टकराया। उसे बिल्कुल महसूस हुआ और वो जिस किसी का भी पैर था वो काफ़ी ठंडा था। अंजलि एकदम से आश्चर्यचकित होकर पीछे हटी और बिस्तर की ओर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगी, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर वो नीचे बैठकर अपने हाथ से बिस्तर पर हाथ घुमाने लगी, ये महसूस करने के लिए कि अगर यहाँ पर कोई होगा तो पता चल जाएगा। फिर भी वहाँ पर उसे अब दोबारा किसी के होने का कोई एहसास नहीं हुआ। अंजलि को एक बार को लगा कि ये शायद मेरा वहम है और अब मुझे सो जाना चाहिए। उसके बाद अंजलि वहीं पर सो गई। अगली सुबह जब वो उठी तो उसने अपने दोस्त को सारी बात बताई। उसकी दोस्त कहने लगी कि तुझसे पहले भी काफ़ी लोग यहाँ पर आकर रुके, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तू अपने काम पर चले जा। तेरे आने तक अगर कोई इलेक्ट्रिक वायरिंग में फॉल्ट होगा तो मैं उसे बना कर रखूँगी। अंजलि पूरा दिन अपने काम पर थी। जब वो शाम को लौटी तो उसने अपने दोस्त से पूछा कि मेरा घर का वो लाइट वगैरह ठीक हो गया। उसके दोस्त ने कहा कि अरे कुछ फॉल्ट था ही नहीं, मैंने जाके ऑन ऑफ करके कई बार चेक किया लेकिन सब कुछ बराबर था। मैंने फिर भी इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, उसने भी आके दोबारा से चेक किया और कहा कि कोई फॉल्ट नहीं है। अंजलि को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पूरी रात मेरे घर में लाइट फैंस नहीं चले और मॉर्निंग में होते ही जब मैं चले गई उसके बाद सब कुछ अपने आप ठीक हो गया। वो अपने घर पर गई, जाकर चेक किया तो वाकई सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन शाम के 8:30 बजे अंजलि घर में कुछ बना रही थी खुद के खाने के लिए। अचानक से ऐसा लगा कि किचन के कोने में से कोई उसे घूर कर देख रहा है। पहले उसे लगा कि ये मेरा वहम है, क्योंकि मैं घर में अकेली हूँ तो कोई और हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर उसे बाहर हॉल में से किसी की आवाज़ आई। जब बाहर जाकर देखा तो किसी के पंजों के निशान थे। वो निशान ऐसे थे जैसा कि कोई व्यक्ति कीचड़ में पैर डुबोकर वैसे ही गंदे पैरों से किसी के घर में चला जाए। पूरे घर में वो निशान दिखाई दे रहे थे। अजीब बात तो ये थी कि हॉल की जो फ्रंट दीवार थी, यानी कि जो खिड़की की दीवार थी, उस दीवार के ऊपर भी पैरों के निशान थे। दोस्तों, सोचने वाली बात ये थी कि कोई भी व्यक्ति दीवार पर कैसे चढ़ सकता था। फिर भी उसने खुद को संभाला और तुरंत ही वहाँ पर से लाइट वगैरह बंद करके वो अपने दोस्त के घर चले गई। जाकर उसने पूछा कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। उसकी दोस्त घर पर आकर देखी तो उसने खुद भी देखा कि उसके घर में पैर के निशान थे। उसकी दोस्त ने उससे कहा कि अंजलि, अब से तू मेरे घर पर रुक। अंजलि उसके बाद से अपने दोस्त के घर पर रुकने लगी। 2-3 दिन बीते। फिर अंजलि ने उसी तांत्रिक को बुलवाया। जो तांत्रिक उसी जगह पर जाकर उन बच्चों की आत्माओं से बात किया था। वो तांत्रिक जैसे ही घर में आया तो उसने कहा कि काफ़ी दिन से यहाँ पर कोई भी नहीं रहता था। इसी वजह से प्रेत आत्माओं ने इसे अपना ही बसेरा बना लिया और अब इस घर में एक नहीं बल्कि 4 प्रेत आत्माएं रहती है।
तुम लोगों की भलाई इसी में है कि इस घर को खाली कर दो और दोबारा इस घर में आकर कभी मत रहना। अंजलि बताती है कि इस घटना के बाद वो अपने दोस्त के ही घर पर जाकर रहने लगी और उसके बाद काम ख़त्म करके वो दोबारा अपने घर आ गई। दोस्तों, ये पहली छोटी सी घटना थी जो कि अंजलि के साथ घटी थी। अब बढ़ते हैं हमारी अगली घटनाओं की ओर। दोस्तों, हमारी अगली कहानियाँ कुछ सादिक भाई ने भेजी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मैं हाल ही में राज्य सरकार की सेवा में शामिल हुआ था और मध्य प्रदेश के मंडला जिले, जो कि मध्य भारत का एक राज्य और घने जंगलों और जंगली जानवरों के लिए प्रसिद्ध है, मैं वहीं पर तैनात था। अब वो जिला छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आता है। मैं जिस क्षेत्र में तैनात था वह आसपास के जंगलों से भरा हुआ था और मुख्य शहर के बाहरी इलाके में था। और जैसे कि मैं सेवा में नया था, इसलिए मुझे बिना किसी बहस के आंख बंद करके कार्यालय के आदेशों का पालन करना पड़ता था। इसीलिए मेरे पास अपनी पोस्टिंग के लिए भी कोई विकल्प नहीं था। इसके अलावा मैं कुंवारा था, इसीलिए इस जगह ने मेरी जीवन शैली में थोड़ा सा अंतर डाला। ये क्षेत्र वनस्पतियों से भरा हुआ था और इलाके में बहुत कम लोग रहते थे। इसके अलावा ये जगह कई सारी भूतिया घटनाओं के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर थी, विशेष रूप से एक छोटा पुल के पास का क्षेत्र जो मेरे निवास और कार्यालय के बीच का शॉर्टकट पड़ता था। वहाँ के स्थानीय लोग उस रास्ते से बचते थे क्योंकि उनका मानना था कि पुल क्षेत्र बुरी तरह से प्रेत से भरा हुआ है। क्योंकि मेरा आवास मेरे रिपोर्टिंग कार्यालय से थोड़ा दूर था और मुख्य सड़क से वहां पहुंचने में काफ़ी समय लगता था, इसीलिए लोगों के हर समय मना करने के बावजूद मैंने अपना समय बचाने के लिए आमतौर पर शॉर्टकट ही अपना लिया था। उस रास्ते को अपनाने का एक और कारण ये था कि मैं दिन के समय यात्रा करता था, जो एक सुरक्षित समय माना जाता है। लेकिन एक देर रात ऐसा हुआ जब मुझे मेरे वरिष्ठ अधिकारी का एक ज़रूरी फ़ोन आया और उन्होंने जल्द से जल्द कार्यालय आने का आदेश दिया। मेरे पास फिर से आदेश का पालन करने के अलावा कोई चारा नहीं था और जल्दी ही बुलाया था, इसीलिए मैंने सोचा कि अब जल्द से जल्द निकल जाता हूँ। जैसा कि मैं बताया कि मैं जल्दी में था, इसीलिए मैंने जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता चुना था। कुछ देर चलने के बाद जब मैं लगभग पुल पर था, मैंने पीछे से किसी को मेरा नाम हर्ष पुकारते हुए सुना। भारत में हमारे बड़े बुजुर्ग हमें हमेशा रात के समय पीछे मुड़कर देखने से मना करते हैं जब कोई अनजान आवाज़ आपको पीछे से बुलाती है, क्योंकि यहाँ उनका मानना है कि कोई भूतिया चीज़ होगी ही होगी। वैसे तो ये सब चीज़ों में आपका विश्वास कितना है वो निर्भर करता है, और उस समय मेरे दिमाग में जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचने के अलावा कुछ नहीं था। इसीलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा देर नहीं सोचा और अचानक से ही पीछे मुड़कर देखा। मेरे कुछ मीटर पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी अंधेरे के अलावा बाहर आ रहा था। यानी ऐसा लग रहा था कि पीछे जितना अंधेरा है उसे चीरते हुए वो सामने आ रहा है और मुझे मेरे नाम से बुला रहा है। मैं आपको एक बात और ये बता दूं कि ये क्षेत्र स्थानीय लोगों द्वारा पूरी तरह से छोड़ दिया गया था और कोई भी दिन के समय भी उस स्थान पर जाने की हिम्मत नहीं करता था। इसीलिए वहाँ किसी के रहने की संभावना पूरी तरह से खारिज कर दी गई थी। मैं वहीं रुक गया और ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि क्या मैं उसे जानता हूँ, या फिर एक बार मुझे यूँ भी लगा कि हो सकता है मेरे ही कार्यालय का कोई आदमी हो। इतने में वो मेरे पास आया और पूछा, हर्ष, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? उस समय तक तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसे मेरा नाम कैसे पता है, क्योंकि मैं तो उसे पहचान ही नहीं पा रहा था। अचानक मैंने उसके पैर देखे और मुझे आश्चर्य हुआ कि उसके पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे। पैरों की दिशा सामान्य इंसान से 180 डिग्री पर थी। फिर भारत में लोग मानते हैं कि भूत चुड़ैल के पैर पीछे की ओर होते हैं,
मैंने इससे पहले भी कई बार सुना था, लेकिन इसे अपने जीवन में पहली बार देखा और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उस समय तक मुझे यकीन हो गया था कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि उसकी मौजूदगी का एहसास बहुत अलौकिक था और आसपास का तापमान अचानक से गिर गया था। वहाँ बहुत ज़्यादा मुझे ठंड लगने लगी थी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सका और वहीं अटक कर उसे देखता रहा। उसने फिर पूछा, क्या तुम्हारे पास सिगरेट है? मैं चौंक गया और चूंकि मैं धूम्रपान नहीं करता, इसीलिए मेरे सिगरेट ले जाने की कोई संभावना थी ही नहीं। मैंने कहा कि नहीं है। उस आदमी ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी जा सकते हैं, लेकिन कल मेरे लिए सिगरेट ज़रूर ले आना। कल इसी समय यहाँ आ जाना। मैं यहीं आपका इंतज़ार करूँगा, इसलिए इसे लाना मत भूलना। मैं पास उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था और मैं वहाँ से चला गया। जब मैं ऑफिस पहुँचा तो मैंने ये घटना अपने एक सहकर्मी को बताई, जो मेरा अच्छा दोस्त भी था। वो इन असाधारण घटनाओं में विश्वास रखने वाला और जानकार व्यक्ति था। उसने मुझे बताया कि जो आदमी मुझे रास्ते में मिला था वो किसी आदमी का भूत होगा जो सिगरेट का शौकीन था और शायद उसी जगह के आसपास मर गया था, लेकिन उसने उस चीज़ की मांग की है, इसीलिए उसे वो चीज़ प्रदान करना वास्तव में आवश्यक है, अन्यथा वो भविष्य में भी मुझे परेशान करता रहेगा। अब जब मुझे पता चला कि मैं एक भूत से मिला हूँ तो मैं डर से काँप रहा था और वास्तव में उस जगह पर दोबारा जाने से डर रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे आश्वासन दिया कि वो मेरे साथ चलेगा, लेकिन उस जगह से काफ़ी दूरी पर खड़ा रहेगा, क्योंकि भूत ने केवल मुझे ही बुलाया है और हो सकता है कि उसे मेरे साथ किसी और का आना पसंद ना हो। किसी तरह मैं दोबारा जाने की हिम्मत जुटाया। मैंने सिगरेट का एक पैकेट और एक माचिस खरीदी और अगली रात उसी समय उसी पुल पर चला गया। मेरा दोस्त कुछ दूरी पर खड़ा था, जो वास्तव में थोड़ा दूर था, लेकिन फिर भी मुझे यकीन था कि कम से कम कोई तो है। अचानक मैंने पीछे से अपना नाम सुना, क्या तुम सिगरेट लाए हो? मैंने पीछे देखा और उस आदमी का भूत मुझे देख रहा था। उसके पैर अभी भी पीछे की ओर थे। मैं मन ही मन ईश्वर का नाम ले रहा था और इस बार जैसा कि मैं जानता था कि ये भूत है, तो इसे देखते साथ ही मेरी रीढ़ की हड्डी में सिरहन दौड़ गई, लेकिन मैं सामान्य होने की कोशिश कर रहा था। मैंने हाँ कहा और पैकेट और माचिस उसे दे दी। वो पूरा पैकेट देखकर बहुत खुश हुआ और मुझसे कहने लगा, बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हो। वो वापस लौटा और शून्य में गायब हो गया और एक बार फिर मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके गायब होने के बाद मुझे थोड़ी राहत महसूस हुई और बिना एक पल भी बर्बाद किए उस तरफ चल दिया जहां मेरा दोस्त खड़ा था। लगभग भागने के बाद मैं सुरक्षित क्षेत्र में पहुंच गया। मेरे दोस्त ने पूछा कि सब ठीक है? मैंने बताया कि हाँ, सब कुछ ठीक था। अब हम निश्चिंत होकर अपने अपने घर के लिए चले गए। उस घटना के बाद जब तक मैं वहाँ तैनात था, मैंने कभी भी उस शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ तक कि दिन के समय भी नहीं। मैं अन्य लोगों से भी उस क्षेत्र के बारे में अनेक घटनाएं सुनता रहा। मुझे नहीं पता कि मुझे उन पर विश्वास करना चाहिए या नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि मेरे साथ जो हुआ वो कुछ ऐसा था जिसे मैं अलौकिक कह सकता हूँ। दोस्तों, अगली कहानी भी हमारी सादिक भाई ने ही भेजी है। ये कहानी नेहा की है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे पीछे एक लड़की पड़ी थी, मेरे पड़ोस की लड़की, जो करंट लगने से मर गई थी। उस समय मेरी उम्र करीब 17 या 18 साल की थी और वो अविवाहित थी, लेकिन करीब 28 साल की थी। मैं उसको देखने गई थी जब वो मर गई थी। तब मुझे ऐसा लगा कि उसके शव ने आँख खोलकर मुझे देखा। पता नहीं ये मेरा वहम था या सच, लेकिन किसी ने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया।
उसका घर मेरे घर के साथ में ही था। बहुत बड़ा घर था उसका। अब उसने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब रात को मैं सोती थी और सुबह मेरे पूरे शरीर पर नाखूनों से किए गए जख्म होते थे। कई बार तो चेहरे पर भी निशान होते थे। पूरा शरीर ऐसा लगता था कि किसने नाखूनों से खुरच डाला हो, और मुझे रात भर होश भी नहीं होता था। तब सबने मेरी बात का विश्वास किया जब मैंने लोगों को अपने शरीर पर घाव दिखाए। लेकिन तब तक वो रोज़ मेरे सामने आकर मुझसे कुछ ना कुछ रोज़ मांगती थी। मैंने कहा, अगर दे दूंगी तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? तो बोली नहीं। फिर मैंने सोचा कि ये कुछ भी देने से जाने वाली नहीं है, बस मुझे ही लेकर जाएगी। एक दिन अचानक मैं परेशान होकर बैठी थी, क्योंकि रात को मैं सोती नहीं थी। अब डर के कारण मुझे नींद ही नहीं आती थी। तभी मेरे एक धर्म भाई है, सुधांशु यादव। वो बहुत बड़े भक्त हैं माता के और भोलेनाथ के। वो आए और मुझसे पूछा कि ये निशान कैसे है। तो मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी समस्या है भाई। तब उन्होंने कहा, जब अब की बार वो आए तो कहना उससे कि मैं शिव स्वरूप हूँ। शिव मेरे पिता है और मुझे परेशान कर लो, पर तुम असमर्थ रहोगी। आखिर तुमको ही हार मानकर जाना पड़ेगा। फिर रात हुई। घनघोर बारिश हो रही थी। 3 बजे के आसपास वो आई, हवा की तरह मेरे ऊपर हावी होने लगी। मुझे दबाकर मेरे अंदर की तरफ प्रवेश करने लगी। मैं अपने घर वालों को, जो मेरे पास ही सो रहे थे, मेरे डर के कारण उनको आवाज़ लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ना ही तो आवाज़ निकल रही थी और ना ही हिलडुल पा रही थी, और ना ही तो बराबर से मैं अपनी सांस ले पा रही थी। मुझे लगा कि आज तो ये मुझे ले ही जाएगी। तभी मुझे वो भाई की कही बात याद आई और मैंने मन ही मन भगवान शिव को याद करना शुरू किया। कुछ सेकंड के बाद ही मेरा शरीर छोड़ दिया उसने और बड़ी ज़ोर से रोने लगी, अजीब सी डरावनी आवाज़ में। मेरे माता पिता भी उसके रोने की आवाज़ से जाग गए और उसकी भयंकर रोने की आवाज़ सुनकर सभी लोग घर के डरने लगे, और सभी को ऐसा लगा कि अब पता नहीं वो मेरे साथ क्या करने वाली है। लेकिन मैंने जाप करना बंद नहीं किया। धीरे धीरे वो ज़ोर ज़ोर से रोती हुई मुझसे दूर चले गई। फिर वो मेरे पास कभी नहीं आई और उसने अपने 7 में से 6 भाई बहनों को मार दिया। किसी ने आत्महत्या कर ली तो कोई घर में खून से लथपथ पड़ा मिला। एक भाई बिजली के खंभे से लटकता हुआ मृत पाया गया। उसका एक भाई घर से भाग गया। वो जीवित है लेकिन कभी घर नहीं आया। अब वो कहीं मुंबई में रहता है। खैर, मेरे घर वालों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि वहाँ प्रेतों का डेरा लगने लगा था। उसके बाद मेरी शादी हो गई और आज तक मैं अपने उस घर के पास भी कभी नहीं गई। हालांकि वहाँ पर हमारे कहीं रिश्तेदार भी रहते हैं, लेकिन अब उनसे भी मिलना जुलना मैंने बंद कर दिया। हो सकता है कि वो प्रेत आत्मा अपने भाई बहनों की आत्मा के साथ वहीं रहती होगी। इतना बड़ा जो उसका घर था वो अब एकदम खंडर पड़ा हुआ है, वीरान सा, जिसे देखकर भी डर सा लगता है। तब से आज तक मुझे अनेकों बार भूत प्रेत के अनुभव होते हैं, क्योंकि मेरा घर शमशान के साथ ही है। मेरी बिल्डिंग के सभी लोगों को अनुभव होता है, लेकिन वो किसी पर हावी नहीं होते। हाँ, डरते ज़रूर है, लेकिन मेरे यहाँ कोई नहीं डरता। अब आम सी बात है हमारे लिए। बस अब हम लोग भगवान की शरण में रहते हैं। लेकिन वो जो मेरे मायके वाली मृत लड़की थी, वो प्रेत नहीं थी, वो पिशाच बन गई थी और बहुत खराब थी। जब तक अनुभव ना हो कोई विश्वास नहीं करता। जब तक उसने अपना पूरा परिवार ख़त्म नहीं कर लिया, मेरी बात पर आस पड़ोस वाले विश्वास नहीं करते थे। फिर जब वो आस पास वालों को परेशान करने लगी, तब किसी को बुलवा कर उसका घर अभिमंत्रित करवा दिया गया। कुछ लोगों ने और भी वहाँ से अपना अपना घर शिफ्ट कर लिया। दोस्तों,
अगली कहानी सादिक भाई की ही है। मेरे 5 दोस्त कानपुर से उन्नाव मेरे बेटे के जन्मदिन पर आए हुए थे। वे लोग 3 टू व्हीलर पर थे और रात के 1 बजे के करीब वापस कानपुर जा रहे थे। ये घटना अगले दिन उन्होंने ही मुझे बताई थी। अब तो 4 लेन रोड बन गई है, लेकिन उस समय वो सिंगल रोड ही थी। इस रोड पर बीच में एक पुलिया भी पड़ती थी और वो कुछ ज़्यादा ठीक नहीं थी, जिस कारण वहाँ पर अक्सर गाड़ियों के एक्सीडेंट होते रहते थे, जिस कारण से ये पुलिया आसपास के रहने वाले नागरिकों के बीच में भूत बधित पुलिया के रूप में मशहूर हो चुकी थी। क्योंकि कई लोगों का ये भी मानना था कि सिर्फ रोड का खराब होना ही एक कारण नहीं है, यहाँ पर बहुत सारी आत्माओं का वास है। अब आइए उन 5 दोस्तों के किस्से पर। वो रात को वापस जा रहे थे, तभी उन पुलिया के किनारे पर उन्हें एक बैलगाड़ी खड़ी दिखी। बैलगाड़ी के पास में एक नवविवाहित जैसी लड़की लाल जोड़े में सिर से पांव तक ढकी हुई खड़ी थी और बैलगाड़ी के पहिए के पास एक नवयुवक बैठा हुआ शायद कुछ ठीक कर रहा था। ऐसा नहीं है कि वो मेरे दोस्त थे इसलिए मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूँ, लेकिन आप ही बताइए। 5 नौजवान 3 स्कूटर पर और थोड़ी सी चढ़ा भी रखी थी। आधी रात का समय, रास्ते में नवयौवना दिख जाए तो हाथ पैर और ज़बान पर किसका कंट्रोल रहता है। सबसे आगे वाला स्कूटर पर जो सज्जन पीछे बैठे थे उनसे रहा नहीं गया। एक ज़ोर की सीटी बजाकर उनका हाथ उस लड़की के पास से गया, लेकिन उनके इन मंसूबों पर पीछे से आ रहे दोस्त ने ज़ोर से चिल्लाकर पानी फेंक दिया। उसने शायद उस पुलिया के भूतिया संबंधी किस्सों के बारे में सुना हुआ था। वो जोर से चिल्लाया कि छूना मत। वैसे भी उसने छुआ नहीं था। अब इसे क्या कहा जाए, खुशकिस्मती या बदकिस्मती? क्योंकि अगर शायद वो लोग टच कर देते तो उसी समय क्या पता उनकी मौत आ जाती, लेकिन वो बच गए। कुछ सेकंड में ही पार करके दूसरी ओर जाके तीनों ही वहीं रुक कर पीछे मुड़कर देखने लगे। लेकिन ये क्या, क्योंकि वहाँ पर कोई था ही नहीं। ना ही तो वहाँ कोई पुरुष था, ना ही कोई लड़की और ना ही कोई बैलगाड़ी। 5 सेकंड से भी कम समय में सब कहाँ गायब हो गए, वो भी बैलगाड़ी के साथ। ठंड की आधी रात को भी सब पसीना पसीना हो गए और सीधा अपने अपने घर जाकर ही स्कूटर रोका। हम लोगों के ग्रुप में यह वाकया कई दिन तक चर्चित रहा। अब इसी घटना से संबंधित एक और घटना जो मेरे ही अपने साथ घटी। कानपुर और उन्नाव के बीच में शुक्लागंज नाम का एक तहसील पड़ता है। कानपुर से उन्नाव शुक्लागंज होकर 3 पहिए वाहन जो वहाँ पर टेम्पो के नाम से मशहूर है, लेकिन वो अधिकतर विक्रम है, चलते हैं। कानपुर से उन्नाव की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। एक बार शुक्लागंज में किसी विक्रम से एक्सीडेंट में घायल होकर कोई बच्चा बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गया। इस घटना के कारण वहाँ के नागरिकों ने सड़क को ब्लॉक कर दिया। विक्रम चलना बंद हो गई। शाम को जो लगा था बहुत देर तक ट्रैफिक जाम, वो रात तक नहीं खुला और मुझे वापस उन्नाव भी घर आना था और वहाँ से साइकिलिंग के लिए भी बहुत लंबा रास्ता था जो कि शायद मैं पार नहीं कर पाता। मैंने अपने एक सहकर्मी से उसकी साइकिल उधार मांग ली, क्योंकि मुझे पता था कि पहली बात तो वो साइकिल को रोकेंगे नहीं, दूसरी बात अगर रोक भी लिए तो मुझे शुक्लागंज की गलियों के ऐसे रास्ते पता थे जहाँ से मैं अपने घर के लिए रास्ता निकाल कर जा ही सकता था। दोस्तों, वैसे तो दिल मना कर रहा था, फिर भी मैंने साइकिल ले ली और चल पड़ा। गलियों से ही आना पड़ा, लेकिन किसी तरह साइकिल चलाकर मैं उस चुड़ैल पुलिया तक पहुंच ही गया, यानी कि भूतिया पुलिया तक। उस पुलिया पर हुई घटना को मैं करीब करीब भूल ही चुका था, लेकिन अब भी रात के 10 बज चुके थे और मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरे साथ अब जो घटने जा रहा है वो शायद मुझे
पुरानी यादें ताज़ा करवा दें। आपने अक्सर देखा होगा कि पुल या पुलिया का स्तर यानी कि जो उनका लेवल होता है वो सामान्य सड़क से कुछ ऊंचा ही होता है। उस समय जब मैं पुलिया पर साइकिल लेकर चढ़ा, एकदम मुझे ऐसा लगा कि मेरी साइकिल के करियर पर कोई बहुत भारी चीज़ रख दी गई हो। साइकिल आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और एक एक इंच ऐसे आगे सरक रही थी जैसे कोई उसे पूरी ताकत से पीछे खींच रहा हो। डर के मारे मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं पीछे कैरियर को देख सकूं। रात का समय, पूरा सुनसान इलाका। उसी स्थिति में अपनी पूरी ताकत लगाकर किसी तरह साइकिल को 200 मीटर चलाकर लाया ही था कि मुझे एक पान की रोड साइड गुमटी खुली दिखाई दी। मुझे लगा मेरी सहायता के लिए भगवान ने उसे सड़क के किनारे रखा है। पसीने से तरबतर हाफता हुआ किसी तरह मैं उस तक पहुंचा। मैं फिर साइकिल से उतर तो गया, लेकिन पीछे देखने की मेरी हिम्मत तब भी नहीं हो रही थी। वहां पहुंचकर पहले मैंने उससे लेकर पानी के 2 पाउच पिए, फिर उखड़ती सांसों को काबू में करके साइकिल के पीछे नज़र डाली। ये क्या? वहाँ कुछ भी नहीं। भगवान को धन्यवाद देकर, ये सोचकर कि आज बस जान बच गई। पान वाले को धन्यवाद देकर अपने घर आ गया। दोस्तों, हमारी अगली कहानी श्रिया की है। इन्होंने पहले भी हमारे चैनल के साथ 2 कहानियाँ शेयर कर रखी है। चलिए इनकी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम श्रिया है। वैसे तो मैं वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ। ये घटना आज से कई साल पुरानी है, जब मेरी उम्र 10 से 12 साल की होगी। तभी एक दिन अचानक से मेरे बड़े पापा की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर से हम लोगों ने बात की तो डॉक्टर्स ने कहा कि इन्हें एडमिट करना पड़ेगा। हम जिस गांव में रहते थे वहाँ पर हॉस्पिटल तो 2-3 थे, लेकिन वो दोनों तीनों हॉस्पिटल इतना अच्छे से मरीज़ों का इलाज नहीं करते थे। एक हॉस्पिटल था जो कि सरकारी हॉस्पिटल था। मेरे बड़े पापा को हम लोगों ने वहीं एडमिट करने का डिसाइड किया। हमारा गांव काफ़ी बड़ा तो नहीं था, उसमें लगभग 150 से 200 घर होंगे। जो सरकारी हॉस्पिटल था वो गांव के एकदम एंड वाले पार्ट में था। हम लोगों ने अपने बड़े पापा को वहां पर एडमिट किया। रात में जब बड़े पापा के साथ रुकना था तो मेरी बुआ बताती है कि उन्होंने सोचा कि मैं ही रुकूंगी, क्योंकि घर में बड़े पापा के बाद में दूसरे नंबर पर मेरी बुआ ही थी। मेरी बुआ ने वहाँ पर रुकने का निर्णय जो लिया था, ये आगे चलकर उनको ही कितना भारी पड़ा, ये घटना में आप जानेंगे। जब मेरी बुआ रात के कुछ 8:30 बजे वहाँ पर गई रुकने के लिए, दोस्तों बता दूं कि गर्मियों का टाइम चल रहा था और लाइट बहुत आती जाती रहती थी, यानी बार बार लाइट का कट ऑफ हो जाता था। 8:30 बजे के करीब मेरी बुआ मेरे बड़े पापा के पास गई। जो कमरा था उसमें 7 से 8 बेड थे और उसमें से 3 बेड पर मरीज़ थे। एक बेड पर मेरे बड़े पापा थे, बाकी के 2-3 बेड्स खाली पड़े थे। मेरी बुआ भी उन्हीं बेड पर जाकर लेट गई। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होने लगी तो मेरी बुआ कुछ समय के लिए कमरे से बाहर निकली और वहाँ पर आकर टहलने लगी। हॉस्पिटल बड़ा तो काफ़ी था, लेकिन वीरान सा रहता था, उसमें ज़्यादा पेशेंट्स नहीं होते थे। कुछ समय के बाद मेरी बुआ जब दोबारा से कमरे में गई तो उन्होंने जाकर देखा कि मेरे बड़े पापा गहरी नींद में सो रहे थे और लाइट भी आ चुकी थी। वहाँ पर जितने भी पेशेंट थे, किसी के भी साथ में कोई भी आदमी रुका हुआ नहीं था और सारे ही बूढ़े लोग थे। कोने वाले बेड पर एक बूढ़ी औरत थी जिसकी उम्र 70 साल के आसपास की होगी। उसके बाजू का बेड खाली था। तो मेरी बुआ बताती है कि मैं उसी बेड पर जाकर लेट गई। अचानक से 2 या 3 मिनट के बाद कुछ आवाज़ आई। मेरी बुआ उठकर अपने चारों ओर देखने लगी, लेकिन आसपास कुछ भी नहीं दिखा और सारे के सारे पेशेंट सो चुके थे, सिर्फ उस बूढ़ी को छोड़कर। वो बूढ़ी औरत मेरी बुआ की तरफ घूर घूर कर देख रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे बुआ से कुछ चाहिए। बुआ ने उसकी तरफ देखा और पूछा भी कि क्या हुआ, अम्मा कुछ चाहिए? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया।
मेरी बुआ इसके बाद दोबारा से अपने बिस्तर पर लेटी। जैसे ही बुआ बिस्तर पर लेटी, ऐसा लगा कि किसी ने आकर उसका हाथ पकड़ा। बुआ एकदम से हड़बड़ा कर अपने आसपास देखने लगी तो पाया कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन इस बार जब मेरी बुआ की नज़र उस बुढ़िया पर पड़ी तो उस बुढ़िया के चेहरे पर एक अजीब सा डर दिखाई दे रहा था, मानो यूँ लग रहा था कि उसने किसी को देखा है। मेरी बुआ समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ी है। मेरी बुआ उठी और उस बूढ़ी औरत के पास जाकर कहने लगी कि अम्मा, आपने कुछ देखा? मुझे ऐसा लगा कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, शायद डर की वजह से। कुछ समय के बाद वहाँ पर उन लोगों ने, यानी कि मेरी बुआ और उस बूढ़ी औरत ने, किसी के चलने की आवाज़ सुनी। दोस्तों, मैं इसमें बूढ़ी औरत इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब किसी के चलने की आवाज़ आई तब वो बूढ़ी औरत का चेहरा एकदम से बदल गया और वो आँखों से मेरी बुआ की तरफ देखकर कुछ इशारे करने लगी। और एकदम से ही बुआ को यूँ लगने लगा कि कोई उनके सर पर चढ़कर बैठ गया है और बुआ का सर काफ़ी ज़्यादा भारी होने लगा। बुआ हड़बड़ाते हुए जल्दी से बड़े पापा के पास आई और उन्हें नींद से जगाने लगी। मेरे बड़े पापा उठे और उठकर आसपास देखा, उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वो कहने लगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तू घबरा मत, तू एक काम कर, मेरे ही पास लेट जा। मेरे बड़े पापा के पास बेड तो कोई खाली नहीं था, इसीलिए बुआ ज़मीन पर ही वहाँ लेट गई चादर डाल के। दोस्तों, फिर 10-15 मिनट के बाद ऐसा लगा कि मेरी बुआ का किसी ने चादर पर से पैर खींचा। मेरी बुआ दोबारा से उठकर खड़ी हुई और आसपास देखी, लेकिन इस बार भी उन्हें वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। और फिर एकदम से यूँ लगा कि किसी ने बुआ को पीछे से ज़ोर से धक्का मारा। बुआ पीछे पलटकर देखी, अब भी कोई नहीं था, तो वो गुस्से में आकर चिल्लाने लगी, कौन है यहाँ पर जो मुझे परेशान कर रहा है? बुआ अकेले कमरे में इतना शोर मचा रही थी जिस वजह से जितने पेशेंट सोए हुए थे वो सब उठ गए। और फिर मेरे बड़े पापा भी उठकर कहने लगे कि चलो हम जाकर हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर बात करते हैं। जब वहाँ गए तो वहाँ पर सिर्फ एक आदमी था जो कि नींद में ही था, यानी बैठे बैठे सो रहा था। बड़े पापा ने उसे जगाने की कोशिश की तो वो नींद से जागा और फिर कहने लगा कि क्या प्रॉब्लम है आप लोगों को। मेरे बड़े पापा ने और बुआ ने उसे सारी बात बताई। पहले तो वो सारी बातें मानने से साफ इनकार कर रहा था, कह रहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन मेरी बुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। फिर बुआ ने उनसे कहा कि कुछ भी हो जाए, हमें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज चाहिए। उसने कहा अभी रात में तो नहीं दे सकते हैं। उसके बाद मेरी बुआ पूरी रात वहीं रिसेप्शन पर बैठकर गुजारी, लेकिन दोबारा से कमरे में नहीं गई। अगली सुबह होते ही जब डॉक्टर्स आए, मेरी बुआ उन लोगों से डिस्चार्ज मांगने लगी तो वो लोग भी नहीं दे रहे थे। मेरी बुआ जिद करके उन लोगों से डिस्चार्ज ली और फिर बड़े पापा को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कराई। उसके कई दिनों के बाद दोस्तों ये बात पता चली कि उस हॉस्पिटल में कई लोगों की मौत हुई थी, जिस वजह से हो सकता है कि कई सारी आत्माएं उसी हॉस्पिटल में वास करती हो। और शायद यही एक कारण था जिस वजह से बुआ को किसी के होने का एहसास हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की सभी कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। दोस्तों, इनमें से जो भी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो उसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।